बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। केस नंबर 2 थोड़ा टाइम हो गया क्योंकि थोड़ा शेड्यूल ऐसा था कि थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया। खैर, केस नंबर 2 की कहानी क्या है। केस नंबर 1 हमने कर लिया था, काफ़ी सारे लोगों को समझ में आ गया। अच्छा, एक बात कर दूं भाई, किसी वीडियो में कोई चीज़ समझ में ना आए मुझे बताओ क्या चीज़ समझ में नहीं आई है। एक किसी ने कमेंट किया था, सर कुछ भी समझ में नहीं आया। ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ भी समझ में ना आए। ठीक है, माना थोड़ा सा कहीं ना कहीं फंसे होगे, लेकिन कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, चलो खैर। केस नंबर 2 की कहानी कुछ ऐसी है कि हमने केस नंबर 1 की बात कर ली थी, एग्जाम्पल भी सारी दे दी थी। केस नंबर 2 की एग्जाम्पल से पहले मैं बताता हूँ व्हाट इज़ केस नंबर 2, कि ये वाली पुली जो है ये कहाँ यूज़ होती है। हम अक्सर व बेशतर शारा फैसल पे जा रहे हैं, ठीक है, और क्या हुआ, हमने देखा एक बिल्डिंग है और उसकी विंडो को, कोई बिल्डिंग बहुत बड़ी है, 20-25 मंजिला है, ठीक है, फ्लोर है, और उसकी विंडो को सफाई कर रहा है एक बंदा लटक के। वो किसी चीज़ पे लटका हुआ है, ठीक है, और वो विंडो की सफाई कर रहा है। बेसिकली दिस इज कॉल्ड केस नंबर 2। कैसे? वो बंदा जो लटका हुआ है, केस नंबर 2 में याद रखना, केस नंबर 1 में ये था कि बोथ द बॉडीज, यानी कि बॉडी ए एंड बॉडी बी, बोथ बॉडीज मूव वर्टिकली। बट केस नंबर 2 में एक बॉडी हॉरिजॉन्टली है और एक बॉडी वर्टिकली है, ठीक है। वो बंदा जो लटका हुआ है, ठीक है, वो ये है। वो यहाँ पर लटक के यहाँ के शीशों को साफ कर रहा है। कैसे लटका हुआ है? ऐसा तो नहीं हो सकता मैंने उसको ऐसी रस्सी से लटका दिया, और नहीं, मैंने छत के ऊपर एक चीज के साथ उसको बांधा हुआ है, ठीक है। किसी जगह पर वो मशीन बंधी हुई है और जहां पर उसका रस्सी का एक सिरा बंधा हुआ है और वो पुली के जरिए, फ्रिक्शनलेस पुली के जरिए दूसरा सिरा यहां पर है जिसपे वो बैठा हुआ है और जिसके जरिए वो शीशे को साफ कर रहा है, ठीक है। तो एक हिस्सा छत पे, एक हिस्सा यहाँ पे। तो दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज कॉल्ड वर्टिकल, ठीक है। पहली बात मैंने एक और बात बताई थी भाई, केस नंबर 1 और केस नंबर 2 में आपका जो फोर्सेस इफेक्ट ऑन बॉडी बी तक की कहानी सेम है। एक्सप्लेनेशन में क्या है मैं तुम्हें उर्दू बताता हूँ, तुम उसकी इंग्लिश को देखना। व्हाट इज एक्सप्लेनेशन? अच्छा, एक और छोटी सी बात, ये डायग्राम जो है ये यहाँ से देखना चाहो यहाँ से भी देख सकते हो, वरना बुक की पेज नंबर 56 पे डायग्राम है। मेरी डायग्राम अनफॉर्चुनेटली बचपन से बहुत ख़राब है, ठीक है, तो मैंने ये बनाया तो है, लेकिन इसको फिर भी आप एक बार कंसिडर कर सकते हो बुक से, ठीक है। अच्छा, अब कहानी आती है कि इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसी मैं बताता हूँ। वही बात बोली जा रही है कि दो बॉडीज हैं, एक बॉडी ए एक बॉडी बी, एक बॉडी का मास है m1, एक बॉडी का मास है m2। ये बात केस नंबर 1 में भी की गई थी, ठीक है। अच्छा, आगे आओ। फ्रिक्शनलेस पुली के जरिए दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं, बस यहाँ पर फर्क क्या है, वहां पर ये बोल रहे थे कि दोनों बॉडीज वर्टिकली हैं, यहाँ पर ये बोला है कि एक बॉडी वर्टिकल है, एक बॉडी हॉरिजॉन्टल है। और पूरी की पूरी कहानी आपको बता दी है। एक बॉडी हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पर रखी हुई है और एक बॉडी आपके पास लटकी हुई है। ये एक्सप्लेनेशन है। अच्छा, एक और छोटी सी अगर मैं बात बताऊं कि एक्सप्लेनेशन में अगर कुछ इंग्लिश का इधर उधर होता है, वर्डिंग्स का, इतना बड़ा मसला नहीं है। चंद चीज़ों का ख्याल रखना, दोनों बॉडीज़ की बात करना यानी कि बॉडी ए बॉडी बी, दोनों बॉडी के मासेस की बात करना यानी कि मास m1 और मास m2, ठीक है। और एक और चीज़ का ख्याल रखना कि बस इतनी चीज़ों को याद रखना, बाकी वर्डिंग्स इंग्लिश ये सारी चीज़ें फिजिक्स में ज़्यादा नहीं, मतलब नहीं देखी जाती हैं। जो मेन चीज़ें हैं उनको बता दो, उसके अलावा वर्डिंग्स कुछ ना कुछ अपनी भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक की बात। नेक्स्ट हेडिंग केस नंबर 1 में यही थे कि फोर्सेस इफेक्ट ऑन बॉडी ए, उसके बाद था फोर्सेस इफेक्ट ऑन बॉडी बी। ये दोनों चीजें यहाँ पर भी हैं। बॉडी बी में जाके एक छोटा सा डिफरेंस है, और उसके बाद हम उसी तरीके से एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन निकालेंगे एंड देन हम एक्सप्रेशन फॉर टेंशन निकालेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अच्छा भाई, अब देखो सेकेंड पार्ट इसका जो हमने करना है। क्या करना है? फोर्स यानी कि फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी ए। केस नंबर 1 वाली चीज़ को अगर तुम वीडियो देखोगे ना, तो केस नंबर 1 और केस नंबर 2 दोनों का सेम है। कैसे सेम है? हमने बात की थी वहाँ पर फोर्सेस फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी ए। कितनी फोर्सेस लग रही थी? वहाँ पर भी 2 फोर्सेस लग रही थी, यहाँ पर भी 2 फोर्सेस लग रही थी। कैसे? पहले मैं डायग्राम से बताता हूँ, फिर मैं तुम्हें वर्डिंग्स बताऊंगा। डायग्राम देखो, आके अब ये रही बॉडी ए। बॉडी ए का ये रहा आपके पास जो ब्लॉक है, जो बंदा हमारे पास लटका हुआ है हवा में, ठीक है, वो नीचे की तरफ आ रहा है, आसानी आ रहा है नीचे की तरफ क्योंकि यहाँ पर उसका वेट ज्यादा है, वो नीचे की तरफ आ रहा है। और जो ये रस्सी है इसके ऊपर जो ताकत है ये कहलाती है टेंशन। ये हमने बात कही थी। ये इसको मजबूर कर रही है ऊपर खींचने पे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये यहाँ पर इसको ऊपर नहीं खींच पा रही, ठीक है। तो इसका मतलब ये चीज जब नीचे आ रही है तो यहाँ पर कौन जीत रहा है? यहाँ पर बॉडी ए का वेट जीत रहा है और टेंशन हार रहा है, ठीक है। हमने अब इंग्लिश में कैसे लिखना है इसको? देयर आर 2 फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी ए, ठीक है।
वेट ऑफ द बॉडी ए, यानी कि इसका जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है, तो इसका मतलब मैं इसको लिखूंगा W1 इज इक्वल टू M1G। वाई M1G? बिकॉज वेट हमेशा बराबर होता है mg के। मैंने 1 क्यों किया, मैंने केस नंबर 1 की वीडियो में भी यही बताया था कि 1 मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे अभी आगे जाके W2 भी करना पड़ेगा, दोनों चीजें मिक्स ना हो, इसलिए मैं 1 और 2 को डिफरेंशिएट करने के लिए यूज कर रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट आओ, टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हिच इज एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड। ये जो इस रस्सी के ऊपर जो ताकत है ये मजबूर कर रही है इसको ऊपर आने के लिए, लेकिन कर नहीं पा रही, तो इसलिए मैंने इसके लिखा कि टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हिच इज एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड, और उसको हम बताते हैं सिंपल टी से। अब एक लाइन हमने लिखी थी केस नंबर 1 में भी, वहां पे जाके भी तुम इसको मतलब देख सकते हो कि बॉडी ए इज मूविंग डाउनवर्ड, बॉडी ए नीचे की तरफ आ रही है, इसका मतलब जो W1 है वो ग्रेटर देन है T के। ये जो W1 है ये इस T से बड़ा है, इसका मतलब ये है हमारे पास। ठीक है, अच्छा मैंने एक बात बताई थी कि हम एंड में लिखेंगे रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू जो फोर्स जीती है उसको पहले लिखेंगे माइनस जो फोर्स हारी है उसको बाद में लिखेंगे। रिजल्टेंट फोर्स का मतलब मेन फोर्स यानी कि F। ठीक है, 1 क्यों लगाया, क्योंकि मुझे बॉडी बी की बात भी करनी है और वहां पर मुझे 2 लगाना पड़ेगा ताकि दोनों में मिक्सअप ना हो। रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू कौन सी फोर्स जीती थी यहाँ पे, डाउनवर्ड फोर्स मैंने लिख दिया पहले, माइनस कौन सी फोर्स हारी थी, अपवर्ड फोर्स हारी थी। ठीक है, आगे आओ, रिजल्टेंट फोर्स की जगह पे F1 क्यों लगाया है मैंने अभी बता दिया आपको ताकि वो डिफरेंशिएट हो। डाउनवर्ड फोर्स W1 थी नीचे वाली फोर्स, और अपवर्ड फोर्स सिंपल टेंशन है, उसकी तो खैर कहानी बहुत आसान है। अच्छा, न्यूटन भाई साहब का सेकंड लॉ है कि F बराबर होता है ma के, इस बात को तो रट लो बिल्कुल कि F बराबर होता है ma के, तो मैं हर जगह पर जहां पर F होगा तो मैं ma लगाना पड़ेगा। मैंने F इज इक्वल टू ma लिख दिया, लेकिन यहां पर जब मैंने लिखा तो यहां पर मैंने लिखा M1a, बिकॉज वहां पर अभी मैं दूसरी बॉडी की बात भी करनी है और उसका मास M2 है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर M1 बताया। W1 किसके बराबर है, M1G और माइनस T, ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर A। ठीक है, इक्वेशन नंबर A तक की कहानी केस नंबर 1 और 2 दोनों की बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, अब हम आएंगे केस नंबर इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन बॉडी B पे। अब उसको देखो उसमें क्या हो रहा है। अब मेरा बेटा बात समझना, बात थोड़ी सी समझने वाली है। पॉइंट नंबर 1 सेम है जो कि केस नंबर 1 में था, क्या, वेट ऑफ द बॉडी B विच इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, ये सेम है हमारे पास। आगे आओ, पॉइंट नंबर 2 थोड़ा सा स्लाइटली द चेंज है, वो क्या है, टेंशन इन द स्ट्रिंग एक्टिंग हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स द पुली। ये जो रस्सी है इसके ऊपर टेंशन है, अब की बार ये वर्टिकल नहीं है बल्कि ये हॉरिजॉन्टल है टुवर्ड्स द पुली, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पर वर्डिंग यूज की एक्टिंग हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स द पुली। सिंपल सी बात है, ये वर्टिकली नहीं है बल्कि अब की बार ये रहा टेंशन, तो ये हॉरिजॉन्टल है और कहाँ पर है, टुवर्ड्स द पुली है। ठीक है, मैंने एक चीज दी कि यहाँ पे R इसी डायग्राम का, ये जो रेड वाला ऐसा ये कोई इसका नहीं है इसी का, क्या है ये, अब ये सुनो क्या है। नंबर 3 पॉइंट, पहले इंग्लिश पढ़ते हैं, चलो पहले इंग्लिश पढ़ते हैं। नॉर्मल रिएक्शन आर ऑफ द स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस व्हिच एक्ट्स वर्टिकली अपवर्ड। चलो पहले थोड़ी सी उर्दू बताता हूँ, फिजिक्स क्या कहती है। फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूँ कि किसी चीज़ का वजन है 50 kg, ठीक है, 50 kg का बंदा एक चेयर के ऊपर बैठा है, ठीक है, मुझे फिजिक्स क्या कह रही है, पहले फिजिक्स की बात सुनो। फिजिक्स ये कह रही है कि उस चेयर से भी 50 kg की फोर्स निकल रही है जिसने उस बंदे को बैलेंस करके रखा हुआ है। ठीक है, अगर वो फोर्स उसके पास ना हो, उस चेयर के पास कैपेसिटी एबिलिटी ना हो 50 kg की फोर्स अप थ्रस्ट करने की, तो वो बंदा गिर जाएगा या वो चेयर टूट जाएगी। देखा जाए ये चीज़ थोड़ी सी गलत भी लगती है, सही भी लगती है। सही किस सेंस में लगती है, फॉर एग्जाम्पल मेरा वेट है 70 kg, ठीक है, मैं एक बिस्तर के ऊपर बैठा हूँ, ठीक है, फिजिक्स ये कह रही है कि बिस्तर से भी 70 kg यानी कि 70 किलो का वजन निकल रहा है और मुझे ऊपर की तरफ धक्का दे रहा है, यानी कि पुश कर रहा है, ठीक है, और मेरा वेट 70 kg है, मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ, यानी कि मैं एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड कर रहा हूँ और वहां से जो फोर्स निकल रही है वो एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड है, यानी कि दोनों बैलेंस हो रही है। ये ऊपर वाला पॉजिटिव 70 है और नीचे वाला नेगेटिव 70 है, ठीक है, यानी कि दोनों चीजें बराबर हो रही हैं। जब ये दोनों चीजें बराबर होनी है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर हो रहा, तो ये आपस में खत्म हो जाएगा। यहाँ पर जो ये चीज रखी हुई है, ठीक है, इसका वजन है 5 किलो, फॉर एग्जाम्पल 5 kg इसका वजन है,
मुझे फिजिक्स ये बोल रहा है कि इस सरफेस से भी 5 केजी की फोर्स निकल रही है और वो उसको अपनी जगह पर बैलेंस करके रख रही है, लेकिन बात क्या है, उसका वेट है पॉजिटिव 5 केजी और जो निकल रही है वो वेट है नेगेटिव 5 केजी। तो वो दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। देखो इंग्लिश में क्या लिखा हुआ, सिंस देयर इज नो मोशन ऑफ द बॉडी इन द वर्टिकल डायरेक्शन, बॉडी के अंदर कोई मूवमेंट नहीं है, रखी हुई है अपनी जगह पे, यानी कि हम बैठे हुए हैं बिस्तर के ऊपर। द टू फोर्सेस दैट इज, कौन सी दो फोर्सेस, द वेट, जो ताकत हम मतलब वो ये चीज जो रखी हुई है इसका एक वेट W2 एंड रिएक्शन ऑफ द स्मूथ सरफेस, और वो जो सरफेस के ऊपर से रिएक्शन निकल रहा है, आर इक्वल एंड अपोजिट। ये दोनों इक्वल ही हैं लेकिन अपोजिट हैं। तो इसकी अगली लाइन आएगी, सो दे कैंसिल ईच, मतलब एक दूसरे को उन्होंने कैंसिल कर दिया। और यहां पर जो ओनली रिस्पॉन्सिबल है, जो कि इस पूरे आपके फैक्टर सॉरी इफेक्ट ऑन बॉडी बी का जो ओनली रिस्पॉन्सिबल है जो फोर्स, वो आपके पास टेंशन आएगा। W2 कहां गया, W2 उस नॉर्मल रिएक्शन से कट गया। इसका वेट था 5 केजी, इस सरफेस पे से 5 केजी निकल रहा है, ये नीचे जा रहा है, वो ऊपर जा रहा है, दोनों आपस में अपोजिट हैं, तो दोनों ने एक दूसरे को काट दिया। नॉर्मल रिएक्शन ने आके सबसे बड़ा नुकसान किसके साथ किया है, उसने किया है इसके साथ, और इसका जो है वो बिल्कुल सफाया कर दिया। यहां पर ओनली रिस्पॉन्सिबल कौन है, यहां पर ओनली रिस्पॉन्सिबल टेंशन है। एक तरीके से यह केस आसान है, ठीक है, आसान के सेंस में कि यहाँ पे एक फोर्स खत्म ही कर दी पूरी, लेकिन बस ये एक पॉइंट का जो इजाफा है इसको थोड़ा सा जहन में रखोगे। इसकी वर्डिंग्स को देख के ना घबराओ, जस्ट कॉन्सेप्ट को क्लियर करो कि मैं बैठा हुआ हूं एक सरफेस के ऊपर, एक बिस्तर के ऊपर मैं बैठा हुआ हूं और मेरा वजन है 70 केजी, ठीक है, और फिजिक्स ये कह रही है कि उस बिस्तर से भी 70 केजी की फोर्स निकल रही है ऊपर की तरफ। तो दोनों फोर्सेस हैं सेम लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो दोनों आपस में दूसरे को कैंसिल कर रही है। बस इतनी बात ध्यान में रखो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, वर्डिंग की खैर है, ठीक है। अगला अगला वो देखो स्टेप। अच्छा भाई, अब कहानी क्या है, मैंने बात कर ली थी वहां तक की। उसके बाद एक लाइन आएगी, हैंस दे कैंसिल ईच अदर, यानी कि ऊपर वाली फोर्स ने, नॉर्मल रिएक्शन ने, वो दोनों सेम थी, उन्होंने एक दूसरे को आपस में कट किया। हैंस दे कैंसिल ईच अदर, सो द ओनली रिस्पॉन्सिबल फोर्स इफेक्ट ऑन बॉडी बी इज टेंशन, जो ओनली रिस्पॉन्सिबल फोर्स है। और हम उसके बाद क्या काम करते हैं, हम लिखते हैं रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू, जो फोर्स हारी है वो बाद में आती है, जो जीती है वो पहले आती है। यहाँ पर क्या है, एक ही फोर्स है, यानी कि टेंशन। क्यों, ऊपर वाली फोर्स कहाँ गई, डाउनवर्ड फोर्स जो थी वो कट हो गई, किसके साथ, वो नॉर्मल रिएक्शन के साथ कट हो गई, ठीक है। तो हमने लिखा रिजल्टेंट फोर्स की जगह पे F2 हमने डिफरेंशिएट करने के लिए, और अपवर्ड फोर्स सिंपल T है, F2 बराबर है ma के, तो M2a इज इक्वल टू T, और ये आपकी इक्वेशन नंबर B। यहाँ पर इस बात को समझना, अगर इस पर्टिकुलर हिस्से में यानी कि नॉर्मल रिएक्शन वाली बात पे कोई मसला हो तो मुझे बताना, मैं कोशिश करूंगा इसके लिए एक अलग से लाइव सेशन करूंगा इंशाल्लाह उसका तमाम, ताकि मैं इसको और क्लियर कर सकूं। लेकिन सिंपल मैं जितना बता सकता था मैंने उतने अपने हिसाब से बता दिया। कोशिश मेरी होगी कि इंशाल्लाह तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। नहीं आता तो मुझे पर्टिकुलरली बताना कि ये चीज़ समझ में नहीं आई है, फिर मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि सिर्फ इस टॉपिक पे एक क्लास कंडक्ट करा दूँ, ठीक है। यहाँ तक की बात हो गई है। यहाँ तक की बात के बाद अगली बात सेम है, एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन निकालनी है। क्या करते हैं, एडिंग इक्वेशन ए एंड बी, और टेंशन की एक्सप्रेशन निकालने के लिए डिवाइड इक्वेशन ए एंड बी। अब मैं डायग्राम मिटा दूंगा ताकि मुझे थोड़ी जगह मिल जाए, ठीक है। बस अब इसके बाद करते हैं हम एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन, ठीक है। इस वीडियो का आखिरी हिस्सा, उसमें क्या बताना है, मैंने बताना है एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन और एक्सप्रेशन फॉर टेंशन। मैंने ये केस नंबर 1 में भी किया था, टेंशन को यहाँ रख दिया था, एक्सेलरेशन को यहाँ पर रख दिया था, ठीक है। एक्सेलरेशन की एक्सप्रेशन निकालने के लिए दोनों इक्वेशंस को ऐड करवा दो, एडिंग इक्वेशन ए एंड बी, ठीक। इक्वेशन नंबर ए ये थी m1a इज इक्वल टू m1g माइनस टी, और इक्वेशन नंबर बी थी m2a इज इक्वल टू टी। क्लियर है वाली बात, नीचे आओ, ये नेगेटिव टी, ये पॉजिटिव टी, खत्म कहानी। m1a प्लस m2a एज ए लिख दिया, ठीक, और m1g एज इट इज नीचे उतार दिया। इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, a कॉमन है, a बाहर लिखा और m1 प्लस m2 अंदर कर दिया, और यहाँ पर कर दिया m1g। ये पूरा डब्बा यहाँ पर हो रहा था मल्टीप्लाई, ये यहाँ पर आके हो जाएगा डिवाइड, आपके पास एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन आ गई, ठीक है। टेंशन कैसे आएगी, डिवाइड इक्वेशन ए एंड बी, डिवाइड करवाना है, m1a अपॉन m2a, ठीक, और m1g माइनस टी, और t नीचे डिवाइड हो गया आके, ठीक है। यानी कि ये वाला हिस्सा
इक्वेशन ए था ऊपर वाला और नीचे वाला इक्वेशन बी है। ठीक, ए से ए गया। जैसे ही ऐसी सिचुएशन बनती है एक जहन आ जाता है, फौरन एक खाका बन जाता है कि बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाऊंगा तो m1 t के साथ और m2 m1g माइनस टी के साथ। m1 तो t के साथ होगा, सिंपल m1t ये रहा आ गया। m2 जब m1g से होगा तो हम असेंडिंग ऑर्डर में चीज को लिखते हैं, तो हम लिखेंगे m1 और m2g। क्लियर है बात। उसके बाद आ जाओ m2 जब t से होगा तो ये बन जाएगा प्लस माइनस माइनस m2t आ गया। ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने माइनस m2t को यहाँ से उठा के यहाँ पे लाना है, इसको पॉजिटिव ऐड कराना है, तो ये बन जाएगा m1t प्लस m2t इज इक्वल टू m1 m2g। ठीक, t कॉमन निकल रहा है, m1 प्लस m2 को डब्बे में रखो और ये डब्बा जो कि यहाँ पर हो रहा था मल्टीप्लाई, ये उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, तुम्हारे पास आ गया t इज इक्वल टू m1 m2g और अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पे जगह नहीं थी तो मैंने इसको स्लैश मार के अपॉन कर दिया। ठीक है, केस नंबर 2 की कहानी जल्दी निमट गई बनिस्बत केस नंबर 1 के। फिर भी मैं कह रहा हूँ अगर इसमें वो नॉर्मल रिएक्शन वाली बात समझ में ना आई हो, मैं उस पर एक अलहदा वीडियो बना के तुम्हें दिखा दूंगा। ठीक है, उसके बाद अब क्या रह गया इसमें रह गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम रह गया, और नहीं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं रह गया, बिफोर कोलिजन वाली एक इक्वेशन रह गई है, और फ्रिक्शन रह गया। फ्रिक्शन में क्या है, डिफाइन फ्रिक्शन, राइट डाउन द मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन और एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। इसकी एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इस हफ्ते में, आज संडे तो मैं कोशिश करूँगा कि इस हफ्ते में इसकी एक वीडियो बना के अपलोड कर दूं, और सारे न्यूमेरिकल्स जो 8 के 8 है इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि वेडनेसडे तक मैं ये काम करूँ। तो मेरा शेड्यूल थोड़ा सुबह से लेकर शाम तक काफ़ी बिजी होता है, इसलिए मैं हफ्ते और इतवार का दिन रखता हूँ अपनी वीडियो को अपलोड करने के लिए। ठीक है, तो खैर कोशिश कीजिए, इसको समझो सही से। ठीक है, और इसको उतारो, जहाँ पर भी अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो पढ़ाई की तरफ जल्द आओ, क्योंकि बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं वो ये समझ रहे हैं शायद अगले साल भी उनके पेपर नहीं होंगे। ऐसा नहीं है भाई। ठीक है, जल्द अज जल्द अपनी चीज़ों को कवर करो। अभी इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मैं अगर अपनी बात करूं तो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको तो मैं चैप्टर नंबर 10 तक की काम कंप्लीट करवा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या होती है यार, शेड्यूल का थोड़ा इशू होता है। तो मैं अगर बात करूँ तो 20 जून से हमने ये वीडियो वाला काम शुरू किया है, तो हमने 2 महीने में ऑलमोस्ट, आज 16 अगस्त है तो जुलाई और अगस्त, हमने ऑलमोस्ट 2 महीने में 4 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बड़ी अचीवमेंट है। ठीक है, इंशाल्लाह कोशिश मेरी पूरी है कि जल्द अज जल्द मैं अपने फिजिक्स के सिलेबस को कंप्लीट कराऊँ और फिर तुम्हारे लिए, तुम लोगों के लिए मैथ्स वगैरह की चीज़ें भी लेकर आऊँ इंशाल्लाह। ठीक है, 10 ईयर के न्यूमेरिकल तुम लोग मुझे बताओ कि सर ये न्यूमेरिकल इसमें आया हुआ है, ये न्यूमेरिकल यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरा काम है करवाना। ठीक है, लेकिन तुम लोग लेकर आओ चीज़ें, इसको वहाँ तक पहुँचाओ जहाँ तक तुम समझते हो कि ये पहुँचना चाहिए चैनल। ठीक है, उन लोगों तक जिनको अभी तक नहीं पता। ठीक है, उनको बताओ कि मैं बहुत सिंपल करके चीज़ बता रहा हूँ यार। मतलब मैं आपको बताऊँ तो बहुत सारे लोग तुम्हें अगर वीडियो क्लासेस कंडक्ट कराएंगे तो उसके पैसे लेते हैं। ठीक है, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये काम करवा रहा हूँ। ठीक है, जिसको वीडियो समझना है आप समझो, बिल्कुल कोई इसकी वो नहीं है, आप इसको लेकिन वहाँ तक पहुँचाओ जहाँ तक इसकी ज़रूरत है। असल मकसद क्या है, हम खुद तो कोई चीज़ सिर्फ अपने तक ना रखें, उन लोगों तक पहुँचाएँ जहाँ तक इसकी ज़रूरत है, ताकि वो लोग भी इसको देखें समझें और बस आगे से आगे तक पहुँचाओ इंशाल्लाह। ठीक है, एक छोटी सी नेकी भी अल्लाह ताला उसका बड़ा अजर दे देता है इंशाल्लाह। 2 वीडियो अब इस चैप्टर की और अपलोड होंगी, एक में लॉ करवाऊंगा एक, और एक में फ्रिक्शन, और एक वीडियो में मैं सारे न्यूमेरिकल्स करवा दूंगा। ठीक है, इंशाल्लाह मैं अब कल या परसों में आप देखोगे कि दोनों वीडियोज़ अपलोड हो जाएंगे। ठीक है।